चलिए बच्चों, आपका स्वागत है। मेरा नाम है किरण शेट्टी। आज हम देखेंगे आपका जो आपके 2024 में आपका जो 10th का एग्जाम होने वाला है बोर्ड का, ठीक है। तो वहाँ पर अलजेब्रा के कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं देखेंगे, वो तो आप प्रैक्टिस कर लोगे। छोटे छोटे कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं और वहाँ पर आपने कैसे कैसे आंसर लिखना है, ज़्यादा आपने कैलकुलेशन नहीं करना है, सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। और कौन से आने के चांसेस है और कंडीशन कौन से लर्न करने वो भी देख लो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट चैप्टर से, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कुछ आपके निकाले, ठीक है, क्वेश्चन वो देखेंगे। देखो फर्स्ट आप पहले ये याद रख लो कि जो आपका लीनियर इक्वेशन है, आपका लीनियर इक्वेशन का, ठीक है, जनरल फॉर्म क्या होता है आपका, ये डायरेक्ट पूछ सकता है, ठीक है। आपको जनरल फॉर्म ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये याद रख लो। क्वेश्चन क्या दे सकता है इसके ऊपर, ये देख सकता है कि आपका 2x इक्वल टू 3y माइनस का 7। इसको लिखना है आपको जनरल फॉर्म में। क्या लिखना है आपको जनरल फॉर्म में। अब देखो आप क्या गलती करोगे, ये 2x लिखोगे प्लस 3y इधर आके माइनस 3y और इसे आप वहीं पर लिखोगे, इस -7 को आप वहीं रखोगे और बोले ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन ये तो रॉन्ग है, क्या आपका रॉन्ग है, ठीक है। लिखना कैसे है, तीनों भी टर्म आपके इक्वल टू के ये साइड होने चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका 2x, ये हो गया आपका माइनस का 3y प्लस माइनस का 7, यहाँ पर आके आपका प्लस का 7 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो गया आपका जनरल फॉर्म, ठीक है। छोटी छोटी बात है, आपका एक मार्क्स आपको बचाएगा, ठीक है। हम यहाँ पर ऐसे ऐसे जो आपका क्वेश्चन है वही डिस्कस करेंगे, ठीक है। बड़े बड़े क्वेश्चन हम देखेंगे नहीं। देखो पहले तो याद रख लो जनरल फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। हम थोड़ा वीडियो फास्ट करेंगे, ठीक है। देखो थोड़ा फास्ट लेंगे ताकि जितने सारे क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो जाए, ठीक है। 2x माइनस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये तो हो गया फर्स्ट। दूसरा देखो आप पूछ सकते हो, वो देख लेते, इसे रेस करते, ठीक है। देखो एक इस टाइप का क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एग्जाम्पल x प्लस वाई इक्वल टू यहाँ पर दिया आपका 6, x माइनस वाई इक्वल टू दिया आपका 2, ठीक है। देखो और पूछा है मुझे बताओ कि x का वैल्यू क्या होगा आपका, x का वैल्यू आपका यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन है। अगर मान लो ये एमसीक्यू में दिया है, 4 ऑप्शन देंगे, ठीक है। आपने बिल्कुल भी इसे सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। डायरेक्ट आपने आंसर टिक करना है, ठीक है। मैं बताऊंगा कैसे। अगर x निकालना है, ठीक है, तो देखो फर्स्ट तो आप देख लो कि जो आपको आपका जो वेरिएबल आपका यहाँ पर फाइंड करना है वो वेरिएबल छोटा है या बड़ा है। यहाँ तो नहीं देखेंगे, यहाँ देखो x माइनस वाई, तो ऑब्वियसली x आपका ग्रेटर होगा, y आपका क्या होगा स्मॉलर होगा। बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो x आपका बड़ा वेरिएबल है, ठीक है। अगर बड़ा वेरिएबल फाइंड करना है तो ये जो नंबर होगा और ये जो आपका नंबर होगा, ठीक है, दोनों नंबर को प्लस कर दो, क्या कर दो प्लस कर दो, और उसका क्या कर लो हाफ, क्या कर लो हाफ, हाफ में 2 से डिवाइड कर लो। बड़ा वेरिएबल होगा, दोनों नंबर को प्लस कर दो और डिवाइड बाय 2 कर लो। 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका 8 डिवाइड बाय आपका 2, 2 1 जा 2 4 जा, तो x की वैल्यू कितनी होगी आपकी 4, ठीक है। बड़ा वेरिएबल होगा, दोनों को प्लस कर लो हाफ कर लो। मान लो अगर मान लो कि y आपको निकालना है, यहाँ पर y आपका छोटा वेरिएबल है, तो y इक्वल टू क्या होगा आपका, y निकालना है, दोनों को माइनस कर लो और उसका क्या कर लो हाफ, क्या कर लो हाफ। 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा आपका 4, 4 का हाफ कितना हो जाएगा आपका, नीचे कितना है 2, 4 का हाफ हो जाएगा आपका 2, तो y कितना हो गया आपका यहाँ पर 2, क्या हो गया आपका 2। ये भी आपको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। एमसीक्यू में मान लो अगर आपका ऐसा आंसर दिया है, हमें x का आंसर निकालना है, x का वैल्यू, और दिया है क्वेश्चन आपका ऑप्शन दिया रहेगा, समझो मान लो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो सिंपल क्या करोगे, फर्स्ट देखेंगे x आपका बड़ा वेरिएबल है छोटा बड़ा वेरिएबल है, बड़ा वेरिएबल होगा, दोनों को प्लस कर दो। 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका 8, इसका हाफ कर लो, क्या कर लो 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब क्या होता है हाफ करना। 6 प्लस 2 हो जाएगा आपका 8, 8 का हाफ कितना होता है 4, ऑप्शन नंबर 4 मार्क करना। मान लो y निकालना है, y आपका छोटा वेरिएबल है, तो 6 में से 2 माइनस कर लो, 6 माइनस 2 आपका 4, 4 का हाफ कर लो, 4 का हाफ कितना हो जाएगा आपका 2, ऑप्शन नंबर 2 मार्क किया, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपने बिल्कुल सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट अपने आंसर लिखना, ठीक है। आपको ये टाइम बचाएंगे, ठीक है। तो ये एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है। अब देखो एक दो कंडीशन आपने लर्न कर लेना, ठीक है, वो डायरेक्ट आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। देखो मैं बताऊंगा कौन सा कंडीशन है, इसे इरेज करते, ठीक है। देखो इसे इरेज करते, मान लो अगर आपके ऐसा कुछ दिया रहेगा, ठीक है। पहले तो देखो आपका जनरल फॉर्म क्या था आपका, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये आपका लाइन का इक्वेशन है, एक लाइन का इक्वेशन है। मैं दूसरी लाइन का इक्वेशन लिखता हूं, देखो ax बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो आप दो इक्वेशन को सॉल्व करते हो, जैसे कौन सा इक्वेशन, देखो x प्लस वाई इक्वल टू 6, x माइनस वाई इक्वल टू 8 नहीं 2। आपने इसे सॉल्व किया और आपने x और y का वैल्यू यहाँ पर डिफाइन किया, ठीक है। तो ये होता क्या है वो पहले समझ लो, फिर आपको ये समझ आएगा, ठीक है। देखो
हम दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब सॉल्व करने के बाद हमें एक सोल्यूशन मिलता है, एक्स और वाई की वैल्यू हमें एक मिलती है, या तो बहुत सारी मिलती है या तो मिलती ही नहीं है, ठीक है। तो तीन कंडीशन हो जाएंगे, ठीक है। अब तीनों कंडीशन कौन से टाइप के होंगे तो वो देख लो। अगर इसे नाम देते A1 B1 C1 A2 B2 C2, ठीक है। अगर A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 अगर होता है नॉट इक्वल टू, क्या होता है, नॉट इक्वल टू A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2, अगर इनका जो रेशो है अगर वो सेम नहीं है तो आपका जो सोल्यूशन होगा आपका वन सोल्यूशन होगा। क्या होगा आपका, वन सोल्यूशन, या तो बोल लो सिंगल सोल्यूशन, क्या बोलो, सिंगल सोल्यूशन, या तो बोल सकते हो यूनिक सोल्यूशन। याद रखना, कोई भी वर्ड आएगा, ठीक है, याद रखो, ठीक है। अगर A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 इनका रेशो नॉट इक्वल टू हुआ तो होगा वन सोल्यूशन, सिंगल सोल्यूशन या तो यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। तीनों का मतलब एक ही होता है। अगर ऐसा हुआ A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 तीनों भी अगर आपस में इक्वल है तो यहां पर होगा आपका इन्फानाइट मेनी सोल्यूशन। क्या होगा आपका, मेनी सोल्यूशन, ठीक है। बहुत सारे सोल्यूशन होंगे, एक्स के आपके बहुत सारे वैल्यू होंगे, आपके वाई के भी बहुत सारे वैल्यू आ जाएंगे, ठीक है। अगर तीनों रेशो अगर आपके इक्वल होते हैं तो अगर ऐसा हुआ तो देखो A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये कंडीशन अगर हुआ, ये अगर कंडीशन हुआ तो यहाँ पर आएगा आपका नो सोल्यूशन। क्या आएगा आपका, नो सोल्यूशन। क्या आएगा आपका, नो सोल्यूशन। मीन्स आपका एक्स और वाई का वैल्यू यहाँ पर आपको मिलने वाला नहीं है। यहाँ पर एक्स और वाई का वैल्यू बहुत सारे मिलेंगे, यहाँ पर एक्स और वाई का वैल्यू ओनली वन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर इसलिए हम बोलते हैं यहाँ पर यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। आपने ये तो याद रख लेना। एक और चीज देखो, आपने क्या ध्यान में रखना है, दो लाइन का इक्वेशन था, ठीक है, याद रखना। वन सोल्यूशन जहां मिलता है वहां पर होता है आपका इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या होता है आपका, इंटरसेक्टिंग लाइन, याद रखो। मतलब लाइन आपका, दो लाइन आपका आपस में एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, इसलिए तो आपका यहाँ पर वन सोल्यूशन है। मेनी सोल्यूशन का मतलब क्या होता है आपका, ये हो गया एक लाइन और ये हो गया आपका दूसरा लाइन, इसी के ऊपर है, ठीक है। दोनों लाइन आपके क्या होंगे, को इंसिडेंट। क्या होंगे आपके, को इंसिडेंट। सिंगल लाइन ये आपका फर्स्ट लाइन और आपका ये हो गया आपका सेकंड लाइन भी इसी के ऊपर है। तो देखो ये फर्स्ट लाइन ने सेकंड लाइन के ऊपर देखो यहाँ भी इंटरसेक्ट किया, यहाँ भी किया, यहाँ भी किया, यहाँ भी किया, यहाँ भी, सब जगह करे, इसलिए तो हम बोलते हैं इन्फिनिट मेनी सोल्यूशन। बहुत सारे सोल्यूशन मिलते हैं, इसे बोलते हैं हम को इंसिडेंट। क्या बोलते हैं, को इंसिडेंट लाइन। क्या बोलेंगे, को इंसिडेंट, ठीक है। देखो अपने वर्ड याद रख लेना, ठीक है। कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा आपको पता नहीं है, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ आपको, नो सोल्यूशन का मतलब क्या होता है आपका, एक लाइन दूसरा लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, कभी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो आपको कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा। तो ये लाइन आपस में क्या होंगे, पैरेलल। क्या होंगे आपके, पैरेलल लाइन, ठीक है। तो ये हो गया आपका, क्या बोला मैंने, दोनों रेशो अगर नॉट इक्वल टू है तो वन सोल्यूशन, सिंगल सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन। मतलब लाइन क्या आपका, इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर तीनों अगर आपस में इक्वल है तो उसे बोलेंगे इन्फिनिट मेनी सोल्यूशन। बहुत सारे सोल्यूशन होंगे यहाँ पर, हम बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइन आपका। अगर ये अगर ऐसा होता है, ठीक है, इसे नॉट इक्वल टू है, हम इसे बोलेंगे नो सोल्यूशन, ठीक है। एक भी सोल्यूशन आपका नहीं होगा। इस लाइन को हम बोलेंगे, लाइन हमारा क्या है, पैरेलल लाइन, ठीक है। तो 6 पॉइंट है, आपने 6 पॉइंट अपने ध्यान में रखना है, ठीक है। ये तो आपका एक क्वेश्चन हो गया इस टाइप का। इसे एरेज करते देखो, एक और आपका जो क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, वो देखते हैं। इसे एरेज करते हैं, इरेज, ठीक है। देखो आपको यहाँ पर ये पूछ, मुझे बताओ आपका डिटरमिनेंट की वैल्यू, बहुत ही आपका इजी क्वेश्चन, ठीक है। जैसे मान लो आपका 2 3 1 5, ठीक है। इसकी वैल्यू बताओ, क्या करना है। तो सिंपल, इसका और इसका क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई और बीच में लिख देंगे माइनस। कैसे करेंगे, माइनस बीच पहले लिख दो बीच में, इसका और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ से चालू करना, 2 3 जा 6 माइनस 1 5 जा 5, 6 में से 5 का आंसर कितना हो जाए आपका 1। क्या हो जाए आपका 1, ठीक है। ईजी क्वेश्चन ही पूछेंगे, ठीक है, याद रखो। तो ये आपका इजी क्वेश्चन है। हम एक रूट वाला लेते हैं जो आपका टेक्स्ट बुक में गिवन है। देखो फ्रैक्शन वाला भी शायद आपका पूछ सकता है, ठीक है, तो वो भी कर लेना। हम रूट वाला लेते हैं। देखो ये हो गया 2√3 2 9 3√3। लो ये देखो, सिंपल पहले लिखेंगे माइनस, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे। 2√3 इंटू 3√3, 2√3 इंटू 3√3 माइनस 9 इंटू 2 9 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। देखो 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई √3 इंटू √3 कितना हो जाए आपका 3 माइनस 9 2 जा आपका 18, 6 3 जा आपका 18 माइनस आपका 18 कितना हो जाएगा आपका 0। क्या हो जाएगा आपका 0।
ठीक है। तो इस टाइप के आपके जो डिटरमिनेंट वाले जो क्वेश्चन है ये आपके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने एक टाइप याद रखना। दूसरा देखो, इसी का यूज होता है आपका क्रैमर रूल में, ठीक है। तो उसके ऊपर कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी देख लो। मान लो अगर आपका इस टाइप का क्वेश्चन हुआ, जैसे dx आपको गिवन है आपका 14, dy आपका गिवन है आपका 12 और d गिवन है आपका माइनस का आपका 2, और फाइंड क्या करने वाला है मुझे बताओ, x बताओ और y बताओ। क्या बताओ, x बताओ और y। सिंपल, x निकालना है, ठीक है। 1 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं तो एमसीक्यू में कहाँ पर भी पूछ सकते हैं, ठीक है। देखो x निकालना है तो सिंपल क्या कर लो, dx बाई डी, इस dx को d से डिवाइड कर लो, x आ जाएगा। y निकालना है तो dy को d से डिवाइड कर लो, y आ जाएगा। x को क्या हो जाएगा, dx अपॉन डी, y हो जाएगा आपका dy अपॉन डी, ठीक है। देखो dx कितना गिवन आपका 14, d कितना है आपका माइनस का 2, 2 1 जा 2 7 जा, यहाँ माइनस है तो माइनस का 7, ये हो गया आपका x। क्या हो गया आपका x। y देखो क्या हो जाएगा आपका, dy कितना है आपका माइनस का 12 है आपका, d कितना है आपका माइनस का 2, ठीक है। 2 1 जा 2 आपका 6 जा, तो माइनस का आपका 6 तो माइनस 6, ठीक है। तो y कितना हो गया आपका माइनस 6 और x क्या हो गया आपका माइनस का 7, क्या हो गया आपका माइनस का 7, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ पर क्रैमर टाइप का आपका क्वेश्चन, ठीक है। देखो नेक्स्ट आपको कौन सा टाइप पूछ सकता है आपको यहाँ पर, तो ये तो आपका फर्स्ट चैप्टर के थे, ठीक है। याद रखना वो कंडीशन तीनों याद रखना, ठीक है ना। मैंने आपको उस पर क्वेश्चन नहीं बताया कंडीशन वाले पे, या आपके 1 सोल्यूशन होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते देखो, मानते एग्जांपल 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, 3x माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0। अब देखो इसका रेशो ले लो, 2/3, 3/2, 7/8, 7/8, 2/3, 3/2, ये आपस में क्या है, नॉट इक्वल टू, क्या है आपका नॉट इक्वल टू। ये अगर ये आपस में नॉट इक्वल टू है तो आपको इसको सॉल्व करने के बाद कितना सोल्यूशन मिलने वाला है, सिंगल सोल्यूशन, 1 सोल्यूशन। याद रखना कितना मिलने वाला आपका यहाँ पर 1 सोल्यूशन, ठीक है। 2/3, 3/2 स्टार्टिंग आपने देखना, ठीक है। नॉट इक्वल टू तो आपका क्या हो जाएगा आपका 1 सोल्यूशन। अगर ऐसा हुआ, ये भी आपका देखो क्या आपका 2/3, क्या आपका 2/3 मान लेते एग्जांपल, 2/3, ये 2/3, ये आपस में इक्वल है। और मान लो अगर ऐसा हुआ कुछ, ये और ये आपस में यहाँ पर क्या है, नॉट इक्वल टू, क्या है आपका नॉट इक्वल टू। तीनों इक्वल होते तो आपका इन्फिनिट मिनी सोल्यूशन, ये आपस में इक्वल है और यहाँ पर क्या है आपका नॉट इक्वल टू। इसका मतलब क्या है, आपका जो लाइन है वो आपका क्या है, पैरेलल है, क्या है आपका पैरेलल। और यहाँ पर आपको जो सोल्यूशन मिलने वाला है वो कौन सा मिलेगा आपका, नो सोल्यूशन, ठीक है। मतलब लाइन आपका क्या है, पैरेलल, क्या है आपका पैरेलल, ठीक है। तो इस टाइप के आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना, ठीक है। हम बढ़ते हैं हमारा चैप्टर आपका 2, ठीक है। उसमें कौन से पूछ सकते हैं वो देखो, इससे यूज कर लो, ठीक है। चैप्टर आपका 2, तो फर्स्ट आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म देख लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपका जनरल फॉर्म ये होता क्या आपका, ये होता आपका ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a b c आपका रियल नंबर है, ठीक है। देखो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्वेश्चन देख लेते हैं, 7x² प्लस 2x माइनस का 10 इक्वल टू 0। तो ये रहा आपका जनरल फॉर्म। आपको बोलेगा बताओ a b और c का आपका वैल्यू क्या है, तो ये रहा आपका a हो जाएगा 7, b हो जाएगा आपका 2 और c कितना हो जाएगा, यहाँ प्लस है लेकिन यहाँ माइनस दिया हुआ है तो c की वैल्यू होगी आपकी माइनस का 10। a हो जाएगा आपका 7, b हो जाएगा आपका 2 और c कितना हो जाएगा आपका माइनस का 10, ठीक है। आपको पूछ सकता है a b c का वैल्यू बताओ, ठीक है। तो ये तो हो गया जनरल फॉर्म, याद रख लेना इस टाइप में, ठीक है। मान लो अगर क्वेश्चन आपका ऐसा दिया है 3x² इक्वल टू 2 माइनस का 8x, लो तो यहाँ पर a b c आपको दिख रहा है, लेकिन पहले जनरल फॉर्म में लिखो 3x² माइनस का 8x, यहाँ पर आपका प्लस का 8x, माइनस का 8x आपका प्लस का 8x है, प्लस का 2 यहाँ पर आके आपका माइनस का 2 इक्वल टू 0, माइनस है आपका प्लस, प्लस आपका यहाँ पर आके माइनस इक्वल टू। अब कंपेयर कर लो, a कितना हो जाएगा आपका 3, b हो जाएगा आपका 8 और c कितना हो जाएगा आपका माइनस का 2, ठीक है। तो याद रखना पहले जनरल फॉर्म में लिखना देन कंपेयर करना, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। और देखो क्या पूछ सकता है आपका एमसीक्यू में, ये पूछ सकता है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछ सकता है। देखो कैसे, आपको यहाँ पर क्वेश्चन गिवन देगा आपका y प्लस 1/y इक्वल टू 0, लो ये
हमें पूछा है कि बताओ ये हमें वेरीफाई करना, देखना, चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पर क्वाड्रेटिक होने के लिए तो देखो डिग्री कितना होना चाहिए आपका 2, डिग्री मीन्स आपका पावर, जो भी आपका वेरिएबल है हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए आपका 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए 2। जैसे एग्जांपल देखो 7x² = 4x प्लस आपका 3, इसे तो छोड़ो, x का पावर देखो क्या है आपका 1, x का पावर आपका 2 है, तो हाईएस्ट डिग्री कितना होना चाहिए आपका यहाँ पर, एक तो होल नंबर होना चाहिए और क्या होना चाहिए आपका 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका 2, मतलब परफेक्ट आपका 2 होना चाहिए। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका है, क्या आपका है, ये देखो ये है क्या 7x³ माइनस का 4x प्लस का 3 = 0, ये तो क्यूब हो गया आपका, तो ये बिल्कुल नहीं है, क्या आपका नहीं है आपका। तो पूछा है कि बताओ ये है या नहीं, आप बोलेगे तो डिग्री तो 2 होना चाहिए, यहाँ तो नहीं दिख रहा, तो ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये देखो आंसर आपका रॉन्ग है। जो भी आपका वेरिएबल है पहले तो उसको कहाँ पर लाओ, न्यूमरेटर में, एक भी वेरिएबल आपका डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, इसे यहाँ से हटाओ, तो y + 1/y = 0, इसे यहाँ से हटाना है, सब जगह y से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बाय y, मल्टीप्लाई बाय y, मल्टीप्लाई बाय y। ठीक है, देखो y × y क्या होगा आपका y² प्लस y कैंसर, ये आपका 1 = y × 0 क्या होगा आपका 0। तो ये हो गया प्रॉपर आपका इक्वेशन। अभी इसमें आपको देखना है वेरिएबल आपका y है, डिग्री आपका 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ कि नहीं, हाँ यस ये आपका है। तो आप यहाँ पर लिख के आओगे नो, लेकिन आंसर है आपका एस। ठीक है, तो ये याद रख लेना आपने। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसे इरेज करते नेक्स्ट आपको देखो कौन सा टाइप का पूछ सकते हैं वो भी देखेंगे, इसे करते इरेज। ठीक है, देखो आपको यहाँ पर पूछ सकता है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, वो होता है आपका डेल्टा से, ये होता है क्या आपका, ये होता है आपका b² माइनस का 4ac, इसकी वैल्यू बताओ। जैसे एग्जाम्पल मान लेते हैं 2x² माइनस का 3x प्लस का आपका 4 = 0। ठीक है, देखो हमें क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। ठीक है, होता क्या देखो सिंपल कंपेयर कर लो, a b c, a हो जाएगा आपका यहाँ पर 2, b हो जाएगा माइनस का 3 और c हो जाएगा आपका 4, यहाँ पुट कर लो। ठीक है, b कितना है आपका यहाँ पर माइनस का 3, तो माइनस का 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई, a कितना है आपका 2, c कितना है आपका 4 माइनस का स्क्वायर आपका प्लस 3 का स्क्वायर आपका 9 माइनस 4 4 = 16, 16 2 = 32, 32 में से 9 गया तो कितना होगा देखो आपका, अगर 10 गया होता तो 22, ये होता आपका 23 माइनस का माइनस, तो लो ये आ गया आपका डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू। ठीक है, तो ये आपको पूछ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कंडीशन है, याद रखो कंडीशन आपको ध्यान में रखना। ठीक है, कंडीशन क्या है, कंडीशन देखो अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू या तो पहले लिख लेते 0, यहाँ पर 0 और यहाँ पर भी 0, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 से कम आई, लेस आई, तो क्या हो सकता है, 0 के इक्वल आए तो क्या हो सकता है, और 0 से ग्रेटर आए तो क्या हो सकता है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 से अगर लेस है, मीन्स आपके 0 से अगर ये तो वैल्यू आपकी माइनस है, मतलब 0 से छोटी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो रूट मिलेंगे वो क्या होंगे, आपके रियल होंगे कि नहीं, नॉट रियल, रियल रूट होंगे नहीं, या तो नॉट रियल लिख सकते हो या तो लिखेंगे इमेजिनरी, क्या होंगे आपके इमेजिनरी। ठीक है, अगर आपके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से अगर कम आई, मीन्स माइनस में आई, किस में है आपके माइनस में, तो जो आपके रूट होंगे वो रियल नहीं होंगे, मीन्स क्या होंगे आपके इमेजिनरी, क्या होंगे आपके इमेजिनरी। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू या तो इक्वल टू 0 आई, मीन्स इसका आंसर सॉल्व करने के बाद आपका 0 आया, या तो पॉजिटिव, या तो क्या है आपका पॉजिटिव आया। तो जो आपके रूट होंगे, यहाँ तो आपके रूट होंगे रियल, यहाँ भी होंगे आपके रियल, पॉजिटिव आया या तो 0 के इक्वल होगा तो रूट आपके होंगे रियल, लेकिन 0 के समय यहाँ पर होंगे आपके इक्वल। जो भी आपका रूट होगा, रूट मतलब क्या होता है, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद देखो 3x² माइनस आपका 2x प्लस आपका 3 = 0, इसे सॉल्व करने के बाद आपको देखो x का 2 वैल्यू आता है आपका, एक आपका 5 आ गया और एक आपका 3 आ गया, इस टाइप का। ठीक है, इसी को कहते हैं हम रूट। अगर इक्वल टू 0 हुआ, इसकी वैल्यू अगर 0 आई, तो जो भी आपके रूट होंगे रियल तो होंगे लेकिन होंगे इक्वल। अगर ये 5 आया तो ये भी 5 ही आएगा। ठीक है, इस टाइप में। अगर 0 से अगर ग्रेटर हुआ, मीन्स पॉजिटिव हुआ, तो रियल होंगे लेकिन होंगे नॉट इक्वल, क्या होंगे आपके नॉट इक्वल। तो ये 5 आया तो ये तो कुछ और आ सकता है, 3 आ सकता है। ठीक है, तो ये कंडीशन आपने ध्यान में रखना। 0 से लेस हुआ, मीन्स माइनस हुआ, तो आपके जो भी रूट आपके रूट होंगे या तो इमेजिनरी हो सकते हैं या तो नॉट रियल। इक्वल टू 0 हुआ, रियल होंगे
लेकिन रूट क्या होंगे, इक्वल। 0 से ग्रेटर हुआ मीन्स पॉजिटिव हुआ, रियल तो होंगे लेकिन आपके नॉट इक्वल, ठीक है, जो आपके रूट होंगे वो इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन आपने लर्न करना, ठीक है। तो इसे एरेस करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं आपका कौन सा क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ठीक है, देखो आपको इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको कि ax² + bx + c = 0, ठीक है। हमें बताओ, इसे सॉल्व करने के बाद आपको कुछ ना कुछ आंसर आएगा आपका x का, उसे हम लोग कहते हैं रूट। हमें बताओ सम ऑफ रूट क्या है, सम ऑफ रूट्स क्या है, और आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स होता है आपका अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है आपका अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका -b/a, और ये क्या होता है आपका c/a, ठीक है। डायरेक्ट अपना आंसर ध्यान रखना, ठीक है। मान लो आपका एक क्वेश्चन मान लेते हैं 3x² + आपका 2x - आपका 7 = 0। ये आपका क्वेश्चन है। मुझे बताओ a, b और c कितना होगा। a हो जाएगा 3, b हो जाएगा 2, c हो जाएगा आपका -7, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देख लो, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, ठीक है, आपको पहले याद रखना उसको लिखना है जनरल फॉर्म में, पहले x² का टर्म, देन x, फिर देन कांस्टेंट, फिर = 0। उल्टा सीधा दिया होगा तो डायरेक्ट ABC मत लिख देना, ठीक है, पहले प्रॉपर लिखना। a, b, c तीनों यहाँ पर निकालना। a कितना हो गया 3, b हो जाएगा 2, c कितना आपका -1। सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा, यहाँ डाल लो माइनस, ठीक है। b कितना है आपका 2, तो ये हो गया 2। a कितना है आपका यहाँ पर 3, तो ये हो गया आपका 3, ठीक है। तो सम ऑफ रूट कितना हो गया आपका -2/3। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा, देखो c/a, c कितना है आपका -7, a क्या है आपका यहाँ पर 3, ठीक है। तो ये आपको पूछ सकता है, और आपको एक पूछ सकता है आपका डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। देखो इसे इरेज करते हैं, कौन सा है देखते हैं नेक्स्ट आपका इरेज, ठीक है। देखते हैं अब यहाँ पर देखो थर्ड चैप्टर का देख लेते हैं, वो तो आपका सेकंड चैप्टर का था, थर्ड देखो आपका थर्ड चैप्टर का। इसमें देखो आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, स्टार्टिंग में पूछा आपको, जैसे मान लेते एग्जाम्पल 5, 10, 15, 20... ठीक है। मुझे बताओ यहाँ पर a की वैल्यू क्या है और d की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो a और d क्या होता है, नॉर्मल आपको पता होगा। आपको a मतलब होता है आपका फर्स्ट टर्म मीन्स आपका t1, a मतलब होता है आपका फर्स्ट टर्म, और d क्या होता है आपका कॉमन डिफरेंस, दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का आपका डिफरेंस। a क्या आपका फर्स्ट टर्म, a = t1 = क्या हो जाएगा आपका 5, ये आपका आंसर आ गया। d क्या होता है, दो आपके जो लगातार टर्म है उनके बीच का डिफरेंस, d हो जाएगा आपका t2 - t1, t1 ये रहा, ये हो गया आपका t2, तो t2 - t1 मीन्स 10 - 5, तो 10 - 5 कितना जो आपका 5, क्या हो जाएगा 5। अगर ये AP गिवन होगा, ठीक है ना, AP क्या होगा आपका गिवन, तो ये तो अपन इजी क्वेश्चन, ठीक है, डायरेक्ट आपको पूछ सकता है। फर्स्ट टर्म क्या होगा आपका 5, और आपको कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका 5, ठीक है, क्योंकि 5 का टेबल इसलिए 5 हो गया, ठीक है। अब अगर देखो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा तो क्या करेंगे आप, ठीक है। देखो एग्जाम्पल मान लेते हैं T21 42 है, T21 आपका 42 है, और कुछ हमें बताओ T22 आपका क्या होगा और T19 आपका क्या होगा, जबकि कॉमन डिफरेंस गिवन आपका 2। लो इस टाइप का क्वेश्चन आया तो क्या होगा, करेंगे हम। 21 दिया है और 22 पूछा है, 21 दिया है और 19 पूछा है, ये क्या होता क्या है। तो पहले देखो क्या हो जाएगा आपका T19 होगा, फिर T20 होगा, फिर क्या होगा T21 होगा, फिर T22 होगा, ठीक है। एक काम करते हैं, इसे 19 है, इसे 20 पकड़ते हैं, लो आपको थोड़ा इजी समझेगा, ठीक है। देखो 20, 21, 22, 20, 21, 22, ठीक है। तो T21 कितना दिया आपका 42, इसकी वैल्यू कितनी आपकी 42, ठीक है। तो मुझे बताओ T20 क्या होगा और 22 क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी और इसकी वैल्यू क्या होगी, जबकि कॉमन डिफरेंस कितना है आपका 2, दो टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है आपका 2। अगर पीछे आना है और आगे जाना है, ठीक है, तो डिफरेंस कितना है 2, तो 42 में 2 ऐड कर लो, तो 42, ये हो जाएगा आपका 44। MCQ में पूछ सकता है, ठीक है, आपको, तभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज आपको सॉल्व करना है प्रॉपर, ठीक है, लिख के, जैसे कि 22, T22 क्या हो जाएगा आपका, T21 में D ऐड कर लो, इसमें आप D ऐड कर लो तो 22 आ जाएगा। ये कितना गिवन आपका 42, प्लस डिफरेंस कितना आपका 2, तो ये हो जाएगा 44, ठीक है, इस टाइप का। ये तो हो जाएगा प्रॉपर सॉल्व करके, लेकिन आपने डायरेक्ट लिख लेना, ये पता है 42, तो आगे जाना है 1 आगे जाना है तो क्या हो जाएगा आपका 44, 1 पीछे जाना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 42 का पीछे, ये हो जाएगा 40, क्या हो जाएगा आपका 40, तो ये हो गया आपका 40, ये हो गया 44। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। देखो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है आपका,
मान लो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो क्या करेंगे, देखो बोल रहा है आपका गिवन क्या, देखो बोलता है, देखो फर्स्ट टर्म आपको गिवन है, बोलता है कि 2 है, ठीक है चलो 2 है, हमने यहाँ पर लिखे, ठीक है फर्स्ट टर्म आपका क्या है 2 है, मान लेते फर्स्ट टर्म T1 A इक्वल टू आपका क्या है 2 है, और बोलता है देखो लास्ट टर्म, वो लिख के नहीं देंगे, याद रखना, मैं यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ आपको, बता रहा हूँ ठीक है कि किसे क्या बोलते हैं, ठीक है लास्ट टर्म होता है आपका Tn, और वो भी गिवन है आपका, मान लेते एग्जांपल कितना है आपका 10, क्या है आपका 10, ठीक है टोटल टर्म इस सीक्वेंस में आपके कितने हैं 5, टोटल टर्म आपके इस सीक्वेंस में कितने आपके 5, टोटल टर्म का मतलब क्या होता है आपके n, और वो कितना गिवन आपका 5, ठीक है मुझे बताओ इन सारे का सम क्या होगा, सम मतलब आपका प्लस क्या होगा, ठीक है इन सारे टर्म का आपका प्लस क्या होगा, टोटल इस 5 टर्म का आपका प्लस कितना होगा, जब लास्ट का टर्म आपका 10 दिया हुआ है और फर्स्ट टर्म आपका कितना गिवन है आपका 2, ये नंबर कुछ भी हो सकते हैं हमें नहीं पता, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन है तो कैसे करोगे, नहीं एस कितने टर्म है 5 टर्म है, तो 5 टर्म का क्या करना पड़ेगा आपको सम डायरेक्ट लिखना, ठीक है फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपने देख लेना, फर्स्ट टर्म का देखो ये होता है आपका n/2 फर्स्ट टर्म प्लस आपका लास्ट टर्म, ठीक है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस आपका लास्ट टर्म, ठीक है n कितना आपका 5 डिवाइड बाय आपका 2, तो ये फॉर्मूला याद रख लो काम आएगा, ठीक है 5 डिवाइड बाय आपका 2, फर्स्ट टर्म 2 लास्ट टर्म 10, 5 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा, देखो आपका 12, 2 1 जा 2 6 जा 6 5 आपका 30, कितना आ गया आपका 30, फर्स्ट टर्म से लेके लास्ट टर्म तक आप प्लस करोगे, उसका सम टोटल सम कितना आएगा आपका यहाँ पर, ये हो जाए आपका 30, कितना हो जाए आपका 30, ठीक है तो याद रखना ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है देख लो यहाँ पर नॉर्मली आपको n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है और देखो कौन से आपके हैं, अब ये याद रख लो 2-4 आपके फॉर्मूले मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख के देता हूँ, ठीक है देखो ठीक है कौन से फॉर्मूले तो वो देख लो, फर्स्ट में लिखता हूँ यहाँ पर सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर n+1 यहाँ हो जाएगा आपका 2, सम ऑफ फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर, ठीक है सम ऑफ फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर, ये कितना हो जाएगा आपका n+1, ठीक है सम ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है ये हो जाएगा आपका n स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपका n का स्क्वायर, ठीक है तो ये फॉर्मूला आपने डायरेक्ट लर्न कर लेना, ठीक है ना अगर पूछता है क्वेश्चन क्या पूछेगा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, फॉर्मूला क्या डालना है n और n+1 डिवाइड बाय 2, सम ऑफ फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर n, सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर n का स्क्वायर, क्वेश्चन पूछता है देखो मैं लिख के दिखा रहा हूँ क्वेश्चन आपको, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, बताओ कितना आंसर आएगा, तो फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, अब ये कैसे करेंगे, हमें नेचुरल नंबर पूछा है और स्टार्टिंग के 10 के पूछा है, तो सिंपल ये लगा लो n+1 डिवाइड बाय आपका 2 है, n कितना आपका हो जाएगा आपका 10 ब्रैकेट में 10+1 नीचे कितना जो आपका 2, ये आपका हो जाएगा 10 इंटू 10+1 आपका 11 डिवाइड बाय आपका 2, 2 1 जा 2 5 जा 11 5 से कितना जो आपका 55, क्या हो जाएगा आपका 55, तो सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का आंसर कितना आ गया आपका 55, सम ऑफ फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर, ये कैसे करेंगे, ठीक है देखो मान लो इवन नेचुरल, अगर ऐसा दिया क्वेश्चन आपका फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं 8 इवन नेचुरल नंबर, अब n की वैल्यू कितनी होगी आपके यहाँ पर 8, यहाँ पुट कर दो 8+1 8 इंटू 8+1 हो गया आपका 9 8 जा कितना हो जाएगा 72, क्या हो जाएगा आपका 72, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर, अब मान लो मैं अब क्वेश्चन ऐसा देता हूँ, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है स्टार्टिंग के 10 के ऑड नेचुरल नंबर के मुझे सम बताओ, तो n का स्क्वायर तो 10 है तो 10 का स्क्वायर कर लो, ये हो जाएगा आपका 100, क्या हो जाएगा आपका 100, आंसर आएगा आपका 100, ठीक है
जो भी आपको नंबर देगा सिंपल उसमें पुट करो, आंसर निकालना, ठीक है। अब कन्फ्यूज मत होना, ये आपके ओनली नेचुरल नंबर है और ये आपका इवन है और ये आपका ऑड है। नेचुरल नंबर रहा तो n+1 डिवाइड बाई 2, इवन पूछा तो 2 हटा दो, ऑड पूछा तो खाली स्क्वायर कर लो। क्या कर लो? स्क्वायर। वो वैल्यू पुट करो, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। एमसीक्यू में अगर फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं आपको, ठीक है, तो ये भी लर्न कर लेना, ठीक है। इसे एरेज करते हैं, देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर आपका 4 के ऊपर में, ठीक है। देखो इसे एरेज कर लो, ठीक है। देखो यहाँ पर चैप्टर 4 में देखो क्या पूछ सकता है आपको, स्टार्टिंग में आपको ये पूछ सकता है कि मुझे बताओ फुल फॉर्म बताओ जीएसटी इन का क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है आपका जीएसटी इन का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? गुड्स सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या होता है आपका? गुड्स सर्विस टैक्स। आई का मतलब क्या होता है आपका? आइडेंटिफिकेशन। एन का मतलब होता है आपका नंबर। क्या होता है आपका? नंबर, ठीक है। तो जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। तो ये याद रख लो, तो ये आपको पूछ सकते हैं, आपको एमसीक्यू में पूछेगा आपको। और तो क्या पूछेगा कि बताओ जीएसटी नंबर, ये जो आपका है गुड्स सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर कितने डिजिट का होता है? तो ये होता है आपका 15 डिजिट का, ठीक है। याद रख लेना कितना? 15 डिजिट। अब ये 15 डिजिट कैसे होते हैं तो वो भी देख लो। स्टार्टिंग के आपके जो नंबर होते हैं 2 नंबर 2, उसके बाद आपका 10 क्या होता है आपका? पैन कार्ड नंबर, ठीक है। उसके बाद देखो क्या होता है आपका 1 2 3, 3 नंबर एक्स्ट्रा होते हैं। स्टार्टिंग के 2 नंबर होते हैं आपके 2 डिजिट और होता है 10 आपका बीच में होता है 10 पैन कार्ड, 10 डिजिट आपके पैन कार्ड नंबर और यहाँ पर आपके 3 नंबर होते हैं, ठीक है। अब देखो स्टार्टिंग के जो आपके 2 नंबर होते हैं वो होते हैं आपके स्टेट कोड। क्या होते हैं आपके? स्टेट कोड। अगर आप महाराष्ट्र में आपका रजिस्ट्रेशन है तो वहाँ पर हो जाएगा आपका यहाँ पर 27। कितना हो जाएगा आपका? 27। तो ये याद रख लो, महाराष्ट्र का स्टेट कोड जीएसटी का आपका स्टेट कोड क्या है आपका? 27। कितना आपका? 27, ठीक है। कितना आपका? 27। बाद में आपके यहाँ पर 10 डिजिट आपके पैन कार्ड नंबर होंगे, देन आपका कोई भी नंबर होगा, ठीक है। देखो मैं नंबर आपको लिख के दिखाता हूँ, एक रैंडम नंबर आपका। जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर कितने डिजिट का होता है? 15, ठीक है। देखो मैं यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ आपको एग्जाम्पल। महाराष्ट्र का एग्जाम्पल मान लेते हैं 27। आपका पैन कार्ड नंबर होगा 10 डिजिट ABCDE 1 2 3 4। यहाँ मान लेता हूँ मैं कुछ के मान लेता, लो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया। 3 नंबर आपके होंगे 1Z4। ये आपका नंबर क्या होगा? यूनिफॉर्मली क्या होगा? सेम। जेड यहाँ पर सेम होगा, ठीक है। बाकी ये नंबर हो गए नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन कितने आपके, और ये आपका एक्स्ट्रा नंबर होगा, ठीक है 4। ये होगा आपका स्टेट कोड। स्टेट कोड महाराष्ट्र का तो कितना आपका 27। ये आपके क्या हो जाएंगे? पैन नंबर, ठीक है। नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन ये होगा बाय डिफॉल्ट आपका क्या होगा? आपका यूनिफॉर्म होगा सबके लिए, ठीक है। तो ये होगा नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये याद रखना खाली, पैन कार्ड होगा आपका 10 डिजिट, ये होगा आपका स्टेट कोड। टोटल कितना होगा? 15 डिजिट। कितना होगा? 15 डिजिट। जैसे मोबाइल नंबर होता है आपका 10, उस तरह आपका जीएसटी नंबर कितना होता है आपका? 15 डिजिट का, ठीक है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। और जो किससे पूछ सकते हैं आपका कि HSN मतलब क्या होता है, ठीक है। हर एक प्रोडक्ट का देखो यहाँ पर क्या होता है आपका? HSN नंबर होता है, ठीक है। तो पहले तो देखो उसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। HSN होता क्या है? हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। क्या होता है? देखो हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ये तो नोमेनक्लेचर, ठीक है। नोमेनक्लेचर क्या होता है? हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, ठीक है। एस लिखो या तो जेड लिखो, दो भी चलेगा, ठीक है। दोनों भी सेम है। HSN का फुल फॉर्म क्या होता है? हार्मोनाइज सिस्टम नोमेनक्लेचर। ये पूछ सकता है कि HSN का फुल फॉर्म बताओ, हार्मोनाइज सिस्टम नोमेनक्लेचर, ठीक है। दूसरा देखो लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, ठीक है। अब ये होता है किसी प्रोडक्ट का नंबर होता है, ठीक है। तो हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग नंबर होता है, ठीक है। तो हमको उसे लेना देना नहीं है, सिंपल आपने लर्न कर लेना। होता क्या है? HSN का फुल फॉर्म क्या होता है? हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। तो सिर्फ नोमेनक्लेचर लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट आपका क्या है? आपका ये क्वेश्चन आपने लर्न कर लेना, ठीक है। व्हाट इज डिवाइडेंड? तो टेक्स्ट बुक में है व्हाट इज डिवाइडेंड, ठीक है। व्हाट इज डिवाइडेंड ये आपने लर्न कर लेना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? डिवाइडेंड बोले तो डिविडेंड बोलो। मैं आपको समझा देता। देखो कोई भी आपका देखो आपका जो कंपनी आपका स्टॉक मार्केट में जो आपका जो भी कंपनी, ठीक है, एनुअल प्रॉफिट में से अगर कुछ प्रॉफिट में चल रहा है, ठीक है, तो एनुअल प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा कुछ परसेंटेज
किसको देती है, शेयर होल्डर को देती है, ठीक है। कुछ परसेंट उनका जो फिक्स होता है वो परसेंट शेयर होल्डर को देती है, उसी को हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं हम इसे, डिविडेंड, ठीक है। तो आपने नॉर्मली इसका डेफिनेशन आपने लर्न कर लेना, ठीक है, किसका, डिविडेंड का होता क्या। इसे हटाते हैं। नेक्स्ट देखो आपका कौन सा क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि रेट ऑफ जीएसटी ऑन इसेंशियल कमोडिटीज, ठीक है। देखो रेट ऑफ जीएसटी ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज उस पर कितना है आपका 0%। इसका मतलब क्या होता है, राइस हो गया, जो खाने के जितने सारी चीज़ होंगे नॉर्मल बेसिक नीड्स है, ठीक है, वहाँ पर आपको 1 रुपये में जीएसटी देना नहीं है, ठीक है। दूसरे देखो एग्जांपल, कॉमन यूज आइटम, कॉमन यूज आइटम उसमें होता है आपका 5%। उसमें क्या आ जाएगा आपका, हनी आ जाएगा, तेल आ जाएगा, ठीक है, वो सब आ जाएंगे आपके, उसमें होगा आपका 5%, ठीक है। राइस भी इस पर 1 भी परसेंट देना नहीं है जीएसटी, ठीक है, तो 0% है, ठीक है, 0% है उस पर। कॉमन इस पर कितना आपका 5% जीएसटी है, ठीक है। दूसरा देखो आपका ये जो आपका जीएसटी इंट्रोड्यूस कब हुआ था, जीएसटी आपका इंट्रोड्यूस हुआ था कब हुआ था आपका, ये हुआ था आपका यहाँ पर 1 जुलाई 2017, ठीक है, ये डेट याद रख लो, शायद ये पूछ ले। जीएसटी इंट्रोड्यूस कब हुआ था, 1 जुलाई ऑफ 2017। कॉमन यूज आइटम पे आपका 5% आपका जीएसटी है। कॉमन यूज मीन्स आपका टी हो गया, कॉफी हो गया, ठीक है। और इसेंशियल कमोडिटी जो आपके बेसिक है उस पर तो आपका 0% जीएसटी, उस पर तो 1 रुपये भी जीएसटी आपको देना नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा। सेकंड देखो एक और, अब मान लो एक डीलर है, ठीक है, पेपर में अगर आपको पूछा कि B2B क्या होता है और B2C क्या होता है, दोनों में से, ठीक है। तो B2B क्या होता है, B2C क्या होता है, ठीक है। दो आपके डीलर है फिर, ठीक है, फर्स्ट डीलर और आपका सेकंड डीलर, ठीक है, दोनों भी रजिस्टर्ड डीलर है। यहाँ पर आपका डीलर है और यहाँ का आपका कंज्यूमर, ठीक है। अगर डीलर अपना जो भी गुड्स है दूसरे डीलर को क्या करता है, आपको मतलब सेल कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट डीलर दूसरे डीलर को अगर यहाँ पर सेल कर रहा है, ठीक है, तो इनके बीच में जो भी आपका ट्रांजेक्शन होगा, ठीक है, जो भी आपका यहाँ पर होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, B2B, क्या बोलेंगे आपका B2B, ठीक है। अगर यहाँ पर डीलिंग हो रहा है इनके बीच में, डीलर टू कंज्यूमर, यहाँ पर डीलिंग हो रहा है डीलर टू कंज्यूमर, उसको हम लोग बोलेंगे B2C। यहाँ डीलिंग हो रहा है आपका डीलर टू डीलर, उसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पर B2B, क्या बोलेंगे, B2B। ये होगा आपका डीलर टू डीलर, ये होगा आपका डीलर टू कंज्यूमर। जैसे एग्जाम्पल मान लो, कैसे मान लेते, देखो क्वेश्चन लेते हैं आपका कि एक आपका यहाँ पर कुछ कंपनी है ए नाम का, ठीक है, ये डीलर है, ये आपका दूसरा डीलर है, दूसरा कंपनी है, ठीक है, बी मान लेते हैं इसे, दूसरा डीलर आपका, ठीक है। इस कंपनी ने इस डीलर से क्या बोला है कि मुझे ये आपका रॉ मटेरियल आपका प्रोवाइड करता है, ठीक है, एग्जाम्पल मान लेते, ठीक है। तो ये बोलता है कि मुझे रॉ मटेरियल चाहिए, तो ठीक है, तो इन्होंने इसे रॉ मटेरियल लिया, ये भी डीलर है, ये भी डीलर है, दोनों का आपका रजिस्ट्रेशन आपका जीएसटी यहाँ पर आपका रजिस्टर है आपका, ठीक है। तो ये डीलर इस डीलर को क्या करेगा, सामान बेचेगा, ठीक है, सेल करेगा, ठीक है, गुड्स बेचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो होगा उसे हम कहेंगे B2B, डीलर टू डीलर। अब एक डीलर है, ये आपका प्रोडक्ट सेल कर रहा है मान लो किसी कस्टमर को, किसी कंज्यूमर को, ठीक है, जो कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो होगा बिलिंग होगा उसे हम क्या कहेंगे, B2C। यहाँ बिलिंग होगा उसे हम बोलेंगे B2B और यहाँ बोलेंगे आपका B2C, ठीक है। तो याद रखना डीलर टू डीलर जो आपका बिलिंग होगा B2B, डीलर टू कंज्यूमर जो आपका बिलिंग होगा B2C, ठीक है। देखो छोटे छोटे क्वेश्चन इसलिए हमने यहाँ पर ध्यान दे रहे, ठीक है, बड़े बड़े तो आप खुद कर लोगे, इसे रेस करते, ठीक है। देखो दूसरा आपका देखो क्या पूछ सकता है आपको, यहाँ पर रेट ऑफ जीएसटी पूछेगा आपको, देखो ये पूछ सकता है, ठीक है, रेट ऑफ जीएसटी ऑन ब्रोकरेज, रेट ऑफ जीएसटी ऑन ब्रोकरेज, ब्रोकरेज के ऊपर कितना जीएसटी लगता है, तो वो याद रख लेना, वो लगता है 18%, डायरेक्ट याद रख लो 18% जीएसटी लगता है ब्रोकरेज के ऊपर। शेयर बाय करते समय और आपका सेल करते समय, ठीक है, यहां पर क्या होगा, अब जब आप बाय कर रहे हो, ठीक है ना, बाय कर रहे हो तो बाइंग प्राइस प्लस जीएसटी ऐड करके देना होगा, याद रख लेना। शेयर आप बाय कर रहे हो तो जीएसटी आपको ऐड करके देना होगा, ठीक है। पेपर में आपको क्वेश्चन पूछेगा कि बाय कर रहे हो तो जीएसटी ऐड होगा कि नहीं होगा, तो सिंपल बाय कर रहे हो तो जीएसटी ऐड करके आपको देना होगा पैसा, ठीक है। अगर आप सेल करते हो, सेल अगर आप करते हो, ठीक है, तो सेलिंग तो हो गया, ठीक है, सेल करते हो तो वहां पर आपका जीएसटी क्या होगा, डिडक्ट होकर आएगा, क्या है आपका डिडक्ट। जैसे एग्जांपल आपने शेयर बाय किया, उसका प्राइस था 100 रुपया और इसके ऊपर जीएसटी आपको भरना है 10 रुपया, ठीक है। तो आपको टोटल उस शेयर कितने में मिलेगा, आपको 110 रुपया। नॉर्मल उसका प्राइस चला 100 रुपया, ठीक है, तो लेकिन जीएसटी कितना भरा आपने 10, तो टोटल प्राइस कितना हो जाए आपका 110, इतने में आपको मिलेगा, ठीक है। मान लो आपके पास शेयर पहले से था, अगर आपने उसको सेल किया है 100 रुपया था,
आपने उसको सेल किया 100 रुपीज़ में, ठीक है, और मान लेते GST यहाँ पर कितना है 5 रुपीज़, कितना है 5। अब आप सेल करोगे तो आपको 100 रुपीज़ नहीं मिलेगा, 5 इसमें से क्या होगा, कट होगा, ठीक है, माइनस होगा, ठीक है, तो मिलेगा आपका 100 माइनस आपका 5, मिलेगा आपको 95 रुपीज़। क्या मिलेगा, 95 रुपीज़, ठीक है। याद क्या रखना है, बाय करते समय GST ऐड होके आएगा, ऐड होके आपको देना होगा उनको। सेल जब करोगे तो GST आपका डिडक्ट होके आएगा, ठीक है, तो दोनों वर्ड याद रख लेना, ऐड और डिडक्ट, ठीक है, कहाँ यूज होगा। तो ये हो गया आपका एक। दूसरा हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी, देख लो। तो ये चैप्टर हो गया आपका 5 में, देखते 5 में, ठीक है। तो थोड़ा आपको फास्ट लग रहा होगा, ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपका सब कवर करने की, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर आपका 5 प्रोबेबिलिटी, नाम में लिखेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे टाइम, ठीक है। देखो पूछेंगे, देखो आपका जो प्रोबेबिलिटी है उसका रेंज क्या है, ये पूछ सकते हैं आपको, ठीक है, रेंज क्या है। तो प्रोबेबिलिटी का आपका जो रेंज होता है वो 0 से लेकर 1 के बीच में होता है, याद रखना, ठीक है, 0 से लेकर 1 के बीच में होता है। 0 से बड़ा हो सकता है और 1 से क्या होगा आपका छोटा। प्रोबेबिलिटी का आपका जो रेंज होगा वो 0 और 1 के बीच में होगा, लेकिन वो 0 भी हो सकता है और वो 1 भी हो सकता है, तो ये कंडीशन याद रख लो। प्रोबेबिलिटी का जो रेंज है वो 0 भी और 1 इनके बीच में होता है, और वो 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। तो ये तो फ्रैक्शन के फॉर्म में, परसेंटेज के फॉर्म में देखो क्या है, 0% भी हो सकता है और वो 100% भी हो सकता है, ठीक है। तो ये दोनों आपने लर्न कर लेना, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का आपका जो रेंज है वो 0 और 1 के बीच में होता है और वो उसके इक्वल होता है, मीन्स आपका 0% और आपका 100%, ठीक है। तो ये आपने रेंज याद रख लेना, ठीक है। इसके ऊपर कौन से क्वेश्चन बनेंगे आपके, तो ये इस टाइप के आपके शायद बन सकते हैं, देखो इसी रिस्क, ठीक है, याद रखना ये रेंज। अगर आपने देखा खाली 0 लिखा है, P लिखा है और 1 लिखा है, तो आपने इसका अगर आंसर टिक किया तो रॉन्ग हो जाएगा बेटा, ठीक है ना बेटा। यहाँ पर इक्वल टू लिखना है आपने, 0 भी हो सकता है आंसर, ठीक है, याद रखना। या अगर आपको मान लो अगर ऐसा होगा, यही इक्वल टू दिया, वो ऑप्शन कहीं से भी कैसे भी वो क्रिएट करके दे सकता है, लेकिन आपने मानना क्या है, दोनों भी ऐसे मानना है। और कैसे लिखना है आपने, ये इसको घुमा के कैसे देगा आपको, ऐसे देगा, देखो यहाँ लिखेगा 1, यहाँ लिखेगा 0 और यहाँ लिखेगा P। तो आपने देखा, ये देखा है, सर ने बोला था ये मानना है, बस हो गया आंसर, ठीक है। तो बिल्कुल नहीं, थोड़ा देखना, ठीक है ना, अच्छे से। 0 से ग्रेटर हो सकता है, ठीक है, 0 से ग्रेटर हो सकता है, ठीक है, और 1 से भी क्या हो सकता है, आप देखो 1 से हो जाएगा आपका स्मॉलर। खाली ये थोड़ा सा डिस्प्ले उल्टा कर देना, ठीक है, और यहाँ इक्वल टू, यहाँ इक्वल टू, बस, ठीक है। यहाँ 1 से स्मॉलर लेकिन 0 से ग्रेटर, लेकिन 1 के इक्वल और 0 के इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको उन लोग घुमा सकते हैं, ठीक है। तो ये देख लो, इस पर कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये देखो, मान लो आपका कोई इवेंट है, आपका ए इवेंट, ठीक है, ये आपका इवेंट है, ठीक है। मान लो इस एन ऑफ ए दिया है आपका 5 और एन ऑफ एस आपका दिया है आपका 10, क्या दिया आपका 10। तो हमें निकालना है, बताओ प्रोबेबिलिटी क्या, बताओ P ऑफ ए, बताओ कि ये क्या होगा। छोटे क्वेश्चन पूछेंगे तो P ऑफ ए निकालना है, तो P ऑफ ए ये होता क्या आपका एन ऑफ ए अपॉन हो जाएगा आपका एन ऑफ एस, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लर्न कर लो। किसी भी इवेंट का अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है तो उस इवेंट का एन ऑफ ए और उसका सैंपल स्पेस आपका जो भी है उसे आप डिवाइड कर लो, आंसर आपका आ जाएगा। ये कितना आपका 5, नीचे कितना आपका यहाँ पर 10, 5 1 जा 5 2 जा, तो प्रोबेबिलिटी कितना आ गया 1/2। इसका मतलब होता है आपका 50% चांस है, कितना चांस है आपका 50%, ठीक है। देखो तो ये हो गया। इसमें आपका एक स्टेप पर भी पूछ सकता है, देखो नंबर घुमा के देंगे, ठीक है। इस बार बोले देखो आपका कि ये जो है आपका ये है कुछ 2/3, कितना है आपका 2/3 और 2/3 ले लेते हैं, वन बाई सिक्स, ठीक है, क्या लेते हैं 1/6 और लेते हैं कि एन ऑफ एस जो आपका दिया है वो कितना दिया आपका 6, कितना दिया आपका 6, ठीक है। तो बताओ एन ऑफ ए क्या होगा, यहाँ डाल लो, P ऑफ ए 1/6 आपका, एन ऑफ ए हमें फाइंड करना है, ये कितना देखो एन ऑफ एस आपका 6 है, तो ये क्या आपका 6 डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई आपका 6, यहाँ 6 कैंसिल, एन ऑफ ए कितना जाएगा 1, तो एन ऑफ ए कितना हो गया आपका 1, कितना हो गया आपका 1। तो इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकता है, ठीक है। देखो इसके अलावा देखो आपको क्या पूछ सकते हैं यहाँ पर, ये तो हो गया आपका इसी चैप्टर में से, ठीक है। अभी आपका जो लास्ट चैप्टर है इसमें देखिए, ठीक है, लास्ट चैप्टर में से आपको पूछ सकता है क्लास मार्क, ठीक है। देखो
कि क्लास मार्क आपका क्या होता है, एक्स है, ये क्या होता है, ठीक है। तो क्लास मार्क आपका फॉर्मूला है, तो पहले फॉर्मूला लर्न कर लो, वो डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ सकता है, ठीक है। ये होता है आपका अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन होता है आपका 2, क्या होता है आपका, अपॉन होता है आपका 2, ये याद रख लो। क्लास मार्क होता क्या है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय आपका 2। क्वेश्चन देखो कैसे पूछेगा कि आपका एक क्लास मार्क आपको निकालना है, एक क्लास का क्लास मार्क निकालना है, जो क्लास है आपका 5 से लेके 10, इस क्लास का आपको निकालना है क्लास मार्क में। तो एक काम करें, कोई नंबर अच्छा ले लेते, 2 से लेके 6 ले लो। इस क्लास का आपको निकालना है क्लास मार्क, क्या निकालना है, क्लास मार्क। क्लास मार्क होता क्या है, इनके बीच का वैल्यू, ठीक है। तो आप फॉर्मूले से निकाल लो, अपर लिमिट क्या है आपका 6 प्लस लोअर लिमिट क्या है आपका यहाँ पर 2, डिवाइड पर कर लो 2, ठीक है। तो 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका 8, 6 प्लस 2 आपका 8 डिवाइड बाय आपका 2, 2 1 जा 2 4 जा, तो बताओ क्लास मार्क कितना आ गया 4, एक्स है कितना आ गया आपका 4, ठीक है। तो क्लास मार्क मतलब क्या था, देखो 2 और 6 के बीच वाला नंबर क्या होता है 4 ही होता है, देखो वही आया। तो फॉर्मूला भी लर्न कर लेना और निकालने भी आना चाहिए, ठीक है आपको। दूसरा देखो आपका एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, इसे देखो, ठीक है। देखो क्लास मार्क एक्स आई अपर प्लस लोअर डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब अगर आपने ठीक से अगर पढ़े ये आपका ये, तो यहाँ पर आपका 3 टर्म था, एक था आपका मीन, मीडियन और मोड। मोड का मतलब क्या होता है आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो ज़्यादा रहा वो तो आप लिख दोगे आराम से मोड। अब इन तीनों में सॉल्व करने के लिए, ठीक है, इसके कितने टाइप में सॉल्व करने के लिए, तो ये आपका डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड आपका, फिर स्टेप डिविजन मेथड, ठीक है, उस टाइप का आपका मेथड है, ठीक है। मीन निकालेंगे, मीडियन तो आपको एक ही मेथड है, मोड भी आपका एक ही मेथड, ठीक है। अब दोनों में देखो, इन तीनों में से आपका जो एक टेबल था उसे हम बोलते हैं कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी टेबल, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी टेबल। ये टेबल इन तीनों में से सबसे ज़्यादा, ये टेबल की जरूरत इन तीनों में से कहाँ पड़ती है, हमको क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी टेबल का जो आपका यूज़ है वो कहाँ पर होता है, मीन में होता है, मीडियन में होता है या मोड में होता है, और कहीं नहीं होता, नन ऑफ दिस, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा आपको। तो आपने लिखना कहाँ पर है, इसका यूज़ होता है इसके लिए, इसके लिए मीडियन, ठीक है। बिना इसके मीडियन आपका सॉल्व नहीं हो सकता, मोड आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। हमको निकालना होगा कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी टेबल किसका, जो भी आपका डेटा दिया हो उसका, वो यूज़ कहाँ होता है आपका मीडियन में, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है आपका मीडियन, आंसर क्या है आपका मीडियन, ठीक है। सी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी टेबल आपका यूज़ होता है मीडियन में नहीं, सॉरी मीन में नहीं, मीडियन में, ठीक है। तो ये था आपका यहाँ पर अलजेब्रा के इतने सारे क्वेश्चन थे। आई होप आपको इसमें से आपको जितने सारे क्वेश्चन है एक मैक्स टू मैक्स आपके आने चाहिए, ठीक है। तो आपको एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, तो मिलते हैं, जय हिंद।